अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो खबर और तज्जिया। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी हो चुका है, अब अदालत में पेश होंगे। वाडा साहब ने तो कह दिया है कि गर्दन कटवा दूंगा लेकिन अपने मौक़िफ़ पर कायम रहूँगा। देखिए, पाकिस्तान में तौहीन अदालत पर सज़ाओं की एक तारीख मौजूद है जी। मतलब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर वज़ीर आज़म तौहीन अदालत की सज़ा हुई और उनकी वजारत उस्मा चली गई क्योंकि तौहीन अदालत की सज़ा हुई। फिर उसके बाद साबिक वफाकी वज़ीर दानियाल अजीज़ को तौहीन अदालत की सज़ा हुई और वो 5 साल के लिए नाअहल हो गए। फिर उन्होंने अपनी बेगम को इलेक्शन लड़ाया, 2018 का इलेक्शन वो नहीं लड़ सकते थे। साबिक वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी, उनको तो एक जलसे में गुफ्तगू करने पर तौहीन अदालत की सज़ा हुई और उस सज़ा के बाद वो नाअहल हो गए। फिर उसके बाद निहाल हाशमी जो सेनेटर थे, उन्होंने भी भुगता, उनको तौहीन अदालत की सज़ा हुई, जेल भेजा गया। ठीक है ना। ज़िला कसूर के एक MNA थे शेख वसीम अख्तर, उनको तौहीन अदालत में सज़ा हुई और कैद और जुर्माने की सज़ा हुई। तो इसके अलावा भी चौधरी समीउल्लाह और अफजल गिल को भी तौहीन। तो एक तो पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियंस को तौहीन अदालत की सज़ा होने की एक तारीख मौजूद, एक हिस्ट्री मौजूद है और अदलिया ने मुख्तलिफ मौके पर तौहीन अदालत पर लीडरों को और पार्लियामेंटेरियंस को सजाएं दी हैं। बहुत से लोग बरी ज़िम्मा भी रहे हैं इसे। अच्छा, कईयों की माफ़ी भी कबूल हुई है और कईयों की माफ़ी कबूल नहीं भी हुई है। इस बारे में कोई यकसा निज़ाम इंसाफ का असूल नहीं है। जज साहब की मर्जी है माफ़ी मान लें, जज साहब की मर्जी है सजा दे दें। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये तौहीन अदालत का जो कानून है, अदलिया को अपने अंदर बैठकर इसको यकसा इस्तेमाल करने का कोई बैरोमीटर ज़रूर बनाना चाहिए। अब देखें ना, ये नहीं हो सकता कि कोई बात करे तो उसे माफ़ी है, कोई बात करे तो पकड़ा जाए, कोई कुछ भी कह दे तो माफ़ी है और कुछ बहुत कुछ कह जाए तो उसका माफ़ी नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जो ये तनाज़ा है, हम इसमें आपके पास 3 शॉट्स हैं। मेरे ख्याल में 2 शॉट्स तो हैं जिनको शोकाज हुआ है आज, मुस्तफा कमाल और फैसल कमाल है, और एक शॉट है रऊफ हसन साहब का। क्या कहा अब देखा ना, रऊफ हसन सुन लें, रऊफ हसन साहब ने क्या कहा, फिर हम बात करते हैं कि तौहीन अदालत का कानून अगर यकसा इस्तेमाल नहीं होता तो फिर ये खास समझा जाता है कि एक तरफ पे उसका झुकाव ज्यादा है। फैसल वाडा साहब ने भी रऊफ हसन साहब को कहा है, मेंशन किया। क्या कह रहे हैं ये तीनों साहिबान, इनके हवाले से आपको सुनवाते हैं। सर कटवा दूंगा अगर गलत नहीं होगा। मैंने कहा था नहीं मांगूंगा माफी, इसलिए नहीं मांगूंगा कि मैंने फौज के ऊपर किया ही नहीं था अटैक। अगर उनको लगा है अटैक तो गलती है, आप मेरे बॉस से मुझे निकाल दे, माफी नहीं मांगूंगा, मैं ठीक था। अगर मुझसे गलती हुई होती मैं हाथ जोड़ के फौज क्या, जजेस क्या, मैं चपरासी से भी माफी मांग लूंगा। एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। यह अजीब ही बात है भाई। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आप अकामा रखने पे घर भेज दें और खुद जो है वो जो घर भेजने वाला वो तो उससे ज्यादा कैरेक्टर वाला होना चाहिए। इसलिए नहीं लिया कि वो कंप्लिसिट था, वो इस मामले में सबसे बड़ा टाउट है। उसकी सुपरविजन में इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस जो है वो जिस तरीके से प्रोसेस किए गए, जिस तरीके से उनको पनिशमेंट की जाए, उसमें ये सबसे बड़ा किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला है। उनकी सरबराही में, उनकी सुपरविजन में ये तमाम गंद हुआ है, तो कैसे वो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर सकता था। तो सबसे पहली इंडाइटमेंट जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। उसके बाद इनडायरेक्टली जो है उसमें वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, उनका भी जिक्र किया गया है। उनके साथ मीटिंग्स का भी जिक्र किया गया है इस लेटर में कि उनके साथ मीटिंग्स हुई, उनको हमने अप्राइज किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लेवल के ऊपर क्या प्रेशर्स हैं, क्या इंटिमिडेशंस हैं, क्या कोर्शंस हैं। उसमें बड़ी ल्यूरिक किस्म की डिटेल्स हैं। लोगों के बेडरूम्स में कैमरे नस्ब किए गए थे, लोगों को, फैमिली के मेंबर्स को किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया, वो सब मौजूद है उस लेटर। देखिए, अब फैसल वाडा साहब ने तो कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। खेल बहुत दिलचस्प हो गया। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो सज़ा तौहीन अदालत की भी हो सकती है। क्या अदालत उनका मौक़िफ़ जायज़ मान लेगी? और मौक़िफ़ यही है कि जजेस की दोहरी शहरियत क्यों है, जैसे सियासतदानों की नहीं हो सकती। अब रऊफ हसन साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनाई, उसमें वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए टाउट जैसे, कंप्लेसेंट जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल और फैसल वाडा ने तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। आप समझे ना, जो अल्फाज रऊफ हसन साहब ने इस्तेमाल किए हैं, मेरे नज़दीक वो ज़्यादा सख्त और ज़्यादा तज़हीक अमेज़ हैं
बनिस्बत उन अल्फाज के जो फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने इस्तेमाल किए हैं। अब इसी तरह पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी हमारे प्रोड्यूसर ज़रूर दिखाएंगे, काजी फाइज ईसा के खिलाफ बाकायदा ट्वीट्स किए गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ। पीटीआई इनके खिलाफ मुहिम चला रहा है, काजी साहब ने खुद भी ढके छुपे लफ्जों में, लेकिन अब किसी और ने नहीं किया। पीटीआई के अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से, जो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जिसको वो बतौर पार्टी डिसोन नहीं कर सकते, उसकी में पर काजी फाइज ईसा के खिलाफ पोस्टर्स और एक तस्हीक अमेज मवाद अपलोड किया गया। अच्छा, अब काजी फाइज ईसा ने भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तौहीन अदालत नहीं की। रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई तौहीन अदालत नहीं की। इसी के मुकाबले में बाबर सत्तार साहब और मोहसिन कियानी साहब के बारे में जब सोशल मीडिया पे कुछ मुहिम चली तो उन्होंने कहा जी तौहीन अदालत करें, और 2 जर्नलिस्टों को भी नोटिस हुए हैं तौहीन अदालत के। ऐसे ही मेरा ये मौक़िफ़ है कि अदलिया तौहीन अदालत के कानून पर कोई ऐसी पॉलिसी ज़रूर बनाए जो यकसा हो, जो यकसा निज़ाम इंसाफ के मयार पर पूरी उतरती हो। मेरे और आपके लिए कानून बराबर होना चाहिए। अच्छा, पीटीआई वाले ये मतलब कहते हैं, रंग नस्ल सियासी जमात देखकर तौहीन अदालत की माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पीटीआई वाले कहते हैं खान साहब को भी तौहीन अदालत का नोटिस हुआ था, माफी तलाफी हुई थी। तलाल चौधरी को माफ़ी हुई, दानियाल को माफ़ी हुई, गिलानी को माफ़ी हुई, इमरान खान को माफ़ी मिली। सवाल यही है कि 4 पेशियां दी अतर मनीला ने, माफ़ी के 4 मौके दिए, यहाँ तो दूसरा मौका नहीं दिया जाता और जेल भेज दिया जाता है। आप मेरी बात समझे। फैसल वाडा साहब को भेजा जाएगा और मुस्तफ़ा कमाल साहब को। अच्छा, शोएब शाहीन साहब बड़ा एक नुक्ता उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बैक वक्त एट अ टाइम 7 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह से सामने आना, ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट आज़ाद अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, प्रेशराइज किया जा रहा है। देखें, ये तो फिर ऐसा है कि कहा जाए कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत है वो इमरान खान के केसेस में सहूलतकारी के लिए लिखा गया है। ये तो दोनों साइड्स का मौक़िफ़ है ना, कि वो जो खत है वो पीटीआई की फैसिलिटेशन के लिए लिखा गया, दूसरी पार्टी कहती है, ये कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे, दोनों अपनी अपनी साइड्स पे खड़े हैं ना। लेकिन अब तो मसला ये है, वाडा साहब तो अच्छा, खड़े लेकिन हैं, मेरा फिर ये मौक़िफ़ है कि जब एक मतलब मुस्लिम लीग नून के लोगों को तौहीन अदालत में सजाएं होंगी और तहरीक इंसाफ के लोगों को तौहीन अदालत में माफियाँ होंगी, तो सवाल उठेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब यहाँ तो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि तौहीन अदालत का कानून यकसा नाफिज हो सके। ये तो नहीं हो सकता आपके मेरी ज़ात पर जितनी मर्जी तनकीद कर लो तो तौहीन अदालत नहीं लगाऊंगा, लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब पे अगर आप तनकीद करोगे तो तौहीन अदालत लगेगी। अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब कहें, मुझे बेशक आप कॉम्प्लेसेंट कह लें, टाउट कह लें, मैं तौहीन अदालत नहीं लगाऊंगा, लेकिन बाबर सत्तार साहब कहें मुझे कहेंगे तो, यातर मनीला साहब कहें मुझे कहेंगे तो मैं लगाऊंगा। मतलब ये जज टू जज वेरी तो नहीं कर सकता तौहीन अदालत का बैरोमीटर। यहाँ तो गेम टाउट और प्रॉक्सीज तक पहुंच गई है और कह रहे हैं कि जी बताएं हम किसकी प्रॉक्सीज हैं। फैसल वाडा साहब भी पूछ रहे हैं डिफरेंट टॉक शोज में। ठीक है साहब, बात तो आगे निकल गई ना, यहाँ तो दोनों तरफ खड़े। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी कानून का इस्तेमाल पिक एंड चूज से नहीं कर सकते। टारगेटेड इंसाफ इंतकाम की बदतरीन शक्ल है, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान का एक तारीख रही है। मतलब अगर आप इंसाफ भी टारगेट करके करेंगे और वो कितना भी जायज होगा, लेकिन टारगेटेड इंसाफ जो है नहीं होगा, वो जस्टिफाइड नहीं हो सकता। इसी तरह टारगेटेड तौहीन अदालत की कार्रवाई भी कितनी ही जायज क्यों ना हो जस्टिफाइड नहीं होगी। मतलब ये नहीं माना जा सकता कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहें कि मेरी तो बड़ी वसीउल कल्बी है, मैं बहुत खुले दिल का आदमी हूँ, लिहाजा आपको पाकिस्तान में मुझे बुरा भला और गालियाँ निकालने की खुली इजाज़त है, और कोई और 2 जज कहें कि भाई वो काजी फाइज ईसा का अपना ज़ाती मामला है, मुझसे मेरे बारे में किसी ने बात की तो मैं तौहीन अदालत में अंदर दे दूँगा। भाई यहाँ तो सब जजों का सब्र का पैमाना बराबर होना चाहिए, या किसी का भी नहीं होना चाहिए। ये आपस में बैठ के तय कर लें कि अदलिया की तौहीन अदालत पर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, और वो पॉलिसी एक जैसी यकसा होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि एक सियासी जमात को अपने लिए इजाज़त होनी चाहिए, दूसरी सियासी जमात को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। फिर लोग सवाल करेंगे कि भाई एक सियासी जमात को टारगेट किया। देखें 2018 में भी ये बात हुई कि एक सियासी जमात को जब अदलिया से शिकायत थी, उसने अपनी शिकायत जब रजिस्टर कराई तो आपने उनको तौहीन अदालत में सजाएं दी, नोटिस भी भेजे और सजाएं भी दी, और उनके लोगों को नाअहल भी किया।
अब दूसरी बात यह है कि उसके बाद जब तौहीन अदालत की दोबारा बारी आई तो दूसरी तरफ माफियाँ शुरू हो गई। फिर उमर अताब बंदियाल साहब के दौर में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसा भी हुआ पीडीएम का, मौलाना और मरियम नवाज गरजे और बरसे, नहीं लिया गया तौहीन अदालत का नोटिस। अब इजाज़त दी गई, कहा गया कि हमारी बर्दाश्त है। पार्लियामान में भी तकरीरें हुई। अब कहा जाता है एतराज उठाती है तरीके से आप इस पे। अच्छा, अब कहा जाता है हमारी बर्दाश्त खत्म हो गई है। अरे ऐसे नहीं हो सकता कि आप कभी कहें कि जी इस जुर्म की सजा खत्म है, कभी कहें नहीं जी इस जुर्म की सजा मौजूद है। सर एक बयान ऐसा भी है कि जजेस के घर जला दिए जाएंगे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये बयान मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से दिया गया था। इस पर भी बड़ा एतराज उठाया जा रहा है कि उनको उस वक्त तौहीन अदालत का नहीं दिया। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया का तौहीन अदालत के हवाले से कोई मुसलमा असूल नहीं है। वो कहते हैं कि जी अदलिया ही दबाव में है, वो कहाँ से आज़ाद फैसले करें। नहीं, अब वाडा साहब ये कह रहे हैं कि अगर अदलिया पर आप कह रहे हैं कि जी दबाव है तो सबूत पेश करें, आप सबूत क्यों नहीं पेश करते, कटारे में लेके आए, उनको सजाएं सुनाएं। नहीं, ये तो गलत बात नहीं है। मतलब अगर आप पाकिस्तान के एक इदारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो हमारी मॉनिटरिंग कर रहा है, या आप कह रहे हैं कि उसने कैमरे लगाए हैं, तो आपने उसका सबूत तो देना है कि आपका इल्ज़ाम ही काफ़ी है। मतलब यहाँ तो पाकिस्तान के आइन और कानून में ये लिखते हैं कि जी जज का इल्ज़ाम लगाना काफ़ी है। जज ने जब इल्ज़ाम लगा दिया तो वो उसके बाद सज़ा होगी, उसकी ना तहकीक होगी ना ट्रायल होगा। जज को ये मुकद्दस हैसियत आप देते हैं, लेकिन अभी तो पाकिस्तान के आइन और कानून में ये हैसियत हासिल नहीं है, तो इसलिए उसकी तहकीक तफ्तीश का मुतालबा करना तो गलत नहीं है। सर आपको लगता ग्रीन है कार्ड पे सबूत भी तनकीद पेश करना कर भी दिए गलत जाएं? नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर सबूत पेश कर दिए जाएं तो आपको लगता है कुछ होगा? तो अदलिया खुद सजा दे सकती है, दे सकती किसी है, को क्या करना है। लेकिन जो अदलिया खुद फिलहाल अभी नहीं सजा, मैं कह रहा हूँ इस मुल्क में अदलिया ने वज़ीर आज़म को घर भेजा, पार्लियामेंटेरियंस को सजा देने की एक तवील फहरिस्त है तौहीन अदालत की। ये अलग बात है किसी जर्नैल को सजा नहीं हुई, किसी सियासतदान इस ज़ुमरे में सियासतदान ही मुल्क में आते हैं, लेकिन पीछे छुड़ियां डीसी चलती इस्लामाबाद को भी सजा हुई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास चूंकि सेगमेंट में वक्त कम है, आखिर में कंक्लूड करते हुए कि अगर किसी को माफ़ी मिलेगी, किसी को सजा मिलेगी तो सवाल उठेगा। काजी फायज ईसा साहब, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पे अगर हो तो मैं माइंड नहीं करता, लेकिन अगर मेरे साथी जज पे होगे तो मैं माइंड नहीं। उन्होंने कमिश्नर पिंडी का भी जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि आप इल्जाम लगा देते हैं और इतनी बड़ी बात कर देते हैं कि इलेक्शन में धांधली करते हैं, तो करा सकते हैं। तो इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस लेना चाहिए था ना। कमिश्नर पिंडी की है कहाँ वो? अपने घर पे है रिटायर होकर। होना कहाँ है, मेरा मतलब गवाह तो नहीं है, गायब तो नहीं है, उनके घर वालों ने अगवा का पर्चा तो नहीं कराया, अपने घर पे मौजूद है। काजी फायज ईसा साहब को अगले दिन उसको तौहीन अदालत में बुला के सजा देनी चाहिए थी। काजी फायज, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो चूंकि पीटीआई की सहूलतकारी में बयान था, लिहाजा उस वक्त अदलिया खामोश रही, और ये चूंकि पीटीआई के खिलाफ बयान है, लिहाजा आप इसमें तौहीन अदालत लगा देंगे। तो अगर एक जज की जो सब्र का पैमाना कम होगा और एक जज का बहुत ज़्यादा होगा, तो ये यकसा निज़ाम इंसाफ और एक जैसे जो कानून और मुसावी हकूक और इन सब चीज़ों की नफ़ी होगा। इसको कोई अदलिया की अच्छी शक्ल नहीं सामने आएगी। इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय पाया जाता है जजेस में, जो कि बेशक अच्छी बात है इख्तलाफ राय, जो कि लेकिन कानून की अमलदारी तो बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, जिसका फायदा सियासतदान भी उठा रहे हैं, इदारे तो जाहिर है। जजेस में इख्तलाफ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सोच का इख्तलाफ अच्छी बात है। अच्छा, पर कानून का नफाज तो एक जैसा होना चाहिए। आम आदमी, मेरा मतलब है कि वो आपस में जैसी मर्जी सोच रखें, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड, अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉ को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सब जजेस को एक जैसा प्रैक्टिस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल साहब कंटिन्यू करेंगे यहीं से, लेकिन उसके बाद हम ये भी जिक्र करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में कि चेयरमैन नैब की ब्यूरो के मुतासरीन से मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और किन किन से मुलाकातें हुई हैं और मज़ीद कितनी मुलाकातें स्केड्यूल की गई हैं, इस पर बात। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चेयरमैन नैब के इस इक़दाम के हवाले से, जब उन्होंने ब्यूरो के मुतासरीन से मुलाकातें शुरू कर दी हैं जो माजी में गलत इक़दाम किए गए हैं नैब की जानिब से, और इस्तेदाद बदउनवानी के सबसे बड़े इदारे ने ये इनिशिएटिव लिया है। ये एक खुशगवार इक़दाम लेकिन हैरत से भरपूर है। मुज़म्मिल साहब, आखिर ऐसा क्यों अचानक से नैब को ख्याल आया कि जिनसे नाइंसाफ़ी की गई है अब उनसे मुआफ़ी भी तलब की जाए, क्योंकि बहुत से लोगों ने जानें गंवाई हैं?
ये अभी तो कहा जा रहा है वो जो सुसाइड नोट लिखा था जिन्होंने असद मुनीर साहब ने जी, और आर्मी ऑफिसर ही थे वो। तो उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनके लवाहिकीन के हवाले से जी, उन्होंने बड़ा सफ़र किया, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने बर्दाश्त किया और देखा कि किस तरीके से उन्होंने, जब नोट था, उनकी फैमिली, जिस तरह से उन्होंने सफ़र किया सब कुछ, मतलब वो एक बहुत धीमे इंसान थे। उनके खिलाफ इस तरह से मुहिम चलाना और बड़े अरसे उन्होंने उस चीज़ को टैकल किया, बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन और फिर एक प्रोफेसर को की लाश हथकड़ी में नजर आई, हार्ट अटैक से मर गए और लाश को हथकड़ी लगी हुई। और अब नैब को होश के नाखून ले लेना चाहिए। मेरी बात सुनिए, लेकिन नैब के अकूबत खानों की जो दास्तानी है वो झूठ तो नहीं थी। अच्छा, मतलब आप मेरी बात समझें कि वहाँ जो कुछ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए किया जाता था वो झूठ तो नहीं है, वो तो सच था सबके। और लेकिन तब एस्टेब्लिशमेंट को सूट कर रहा था और एस्टेब्लिशमेंट करवा रही थी। आज नहीं कर रहा, आज नहीं कर रहा। आप मेरी बात सुनिए, आज मौजूदा चेयरमैन उस तरह नहीं कर रहे। मतलब पहले तो एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को क्रश किया जा रहा था, बड़े बुरे तरीके से और घरों पे छापे, अरेस्ट करके ले गए, टॉर्चर किया जा रहा था। पिछले लाहौर आए और उन्होंने यहाँ सिविल अफसरान से खिताब किया, तो एक सेक्रेटरी हेल्थ हैं अली जान साहब, वो उठ के खड़े हो गए और उन्होंने चेयरमैन नैब को कहा कि आप नैब ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, मैं 4 साल यहाँ पेशियां भुगतता रहा हूँ, मेरा कैरियर तबाह कर दिया। तो मिफ्ता इस्माइल साहब लाइव शो में रो पड़े कि मेरे घर, मेरी फैमिली, मेरे रेड किया गया और उन्होंने कहा मैं नैब के अफसरों पर मुकदमा करूंगा, बरी होना मेरे लिए कोई मुदावा नहीं है। लेकिन उनके आंसुओं का इजाला कर सकता है ये नैब? अब माफी मांगने का क्या? अब क्या माफी मांगने का फायदा? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में नैब का इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है पिछले 22-24 सालों से। ये करप्शन खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ। ये बहुत से करप्शन के केसेस पकड़े, निकाला कुछ नहीं। ये तो पॉलिटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। नैब के दफ्तरों में से सियासी जमातें बनी हैं। और किसका हैंडलर रहा है ये इदारा? एस्टेब्लिशमेंट का हैंडलर रहा है। मेरी बात सुनिए ना, एस्टेब्लिशमेंट का हैंडलर रहा है। तो इसलिए चेयरमैन नैब जा तो जरूर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिनके साथ ज्यादती हुई है मैं उनके घरों में जाऊंगा, उनसे माजरत भी की जाएगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चेयरमैन नैब साहब को अगर वो ये यकीन कर लेंगे है उन्होंने कि किसी के साथ ज्यादती हुई है, फर्ज कर लें वो एक बंदे के घर गए हैं, हाँ जी, और ये यकीन करके गए हैं कि नैब ने उसके साथ ज्यादती की है, तो क्या इदारा बंद नहीं हो जाना चाहिए? इदारा नहीं बंद हो जाना चाहिए मुजम्मिल साहब? क्या असूल की बात तो ये है ना, इदारा बंद हो जाना चाहिए? नहीं, इदारा नहीं बंद हो जाना चाहिए। आफ्टर ऑल नैब में कोई अफसरान होंगे ना जिन्होंने वो ज्यादती की है, जुर्माना करें। जुर्माना काम उनको तो जेल में होना चाहिए, उन पर तो FIR दर्ज करा देनी चाहिए। आप मेरी बात से वो काबिले माफी हैं? नहीं, मेरा मतलब अगर चेयरमैन नैब साहब आप इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि आपके अफसरान ने आम लोगों के साथ ज्यादती की है, उनका इस्तेहसाल किया है, उनकी तस्दीक की है, उन पर झूठे केसेस बनाए हैं और आप उनसे माफी मांगना चाहते हैं, हाँ जी, तो कम से कम इदारे के अंदर भी तो एहतसाब का अमल शुरू करें। उन सबको भी तो उल्टा लटकाते हैं जिन्होंने ये किया है। अब साबिक चेयरमैन नैब तो अभी भी लापता कमीशन के चेयरमैन हैं, जिनके दौर में ये सब कुछ हुआ है। जावेद इकबाल लोग अपने घरों में मुर्दा हालत में पाए गए, सुसाइड लोगों ने की और लेटर लिखे चीफ जस्टिस को कि ये आज के बाद किसी और के साथ ना हो, ये चेयरमैन नैब साहब के कैसे स्कैंडल भी आए, तो रोकें इस चीज को। उनकी कैसी वीडियोस भी आई, हाँ जी, और उसके बावजूद साबिक चेयरमैन साहब के खिलाफ कोई एक्शन ना हो सका। आप बात सुनिए ना, DG नैब लाहौर के खिलाफ कोई एक्शन ना हो सका। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जा रहे हैं लोगों के घरों में, ये एक अखलाकी बात है, वो जा रहे हैं। कानूनी बात ये है कि वो अपनी मंजी थले डांग फेरें और जो इदारे में जिन्होंने ये ज्यादती की है उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कराएं। देखिए ना, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जब मेरे घर की तलाशी ली गई तो वहाँ मेरे बच्चों के साथ, सबके साथ बदतमीजी की गई और सब कुछ किया गया, और वो रो पड़ते हैं, चीजें तोड़ देते थे, तो वो नाम भी लेते हैं वो मलंगी साहब का और उन अफसरान का। तो आप जरा उनके खिलाफ एक्शन लेके चेयरमैन नैब साहब हमें दिखाएं ना, तो ही मिफ्ता इस्माइल के आंसू का अजाला कुछ थोड़ा बहुत होगा ना। और लोगों की बेटियों के खिलाफ आपने FIR दर्ज कराई। एक बेटी की सुन लें, उसने अपने घर में खुद सुसाइड कर लिया था। वो साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट रह चुकी है, शदीद डिप्रेशन की वजह से 2004 में उसने KP में खुदकुशी कर ली थी, नैब की वजह से। जी, नैब की वजह से। और ये जो प्रोफेसरों को पकड़ने की
तरीक़ाकार शुरू हुआ था, मुझे याद है वाइस चांसलर्स को वो बेचारे उस्ताद को पकड़ के हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया जाता था। सब ने कहा कि आप उस्तादों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। फिर आपने पॉलिटिशियंस के साथ बहुत ज्यादती की है। नैब ने कोई पॉलिटिशियंस के साथ इंसाफ नहीं किया, कोई करप्शन के खिलाफ अच्छे केस नहीं बनाए। वो तो आला कार रहा है हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट का, पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक टूल रहा है और उस टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अगर करना है तो फिर उन तमाम अफसरान को के खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ अच्छे खासे भारी बजट के साथ काम करने वाले स्नैप के पास कभी तो सियासतदानों के खिलाफ आ जाते हैं सबूत, और जब केसेस माफ़ करने होते हैं तो वो सबूत माफ़ भी कर दिए जाते हैं और कहा जाता है जी ये तो सबूत नाकाफ़ी थे, या ये सबूत तो बस ना होने के बराबर हैं, इसलिए इनको जो है वो फारिग कर दिया जाए, बरी कर दिया जाए। एग्जैक्टली नई और उनकी कुछ डिटेल्स हैं, वो नए अहकाम दे देती है जो बरी हुए हैं नैब की वजह से। नवाज शरीफ हैं, मरियम नवाज हैं, कैप्टन सफदर हैं, इसहाक डार हैं, सन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा सलमान रफीक, शाहिद काका अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल, राजा परवेज अशरफ, हामिद सईद काजमी और आसिफ हाशमी। ये डिटेल्स हैं इन लोगों जो लोग बरी हुए। अब देखिए ना, जब ये लोग अदालतों से बरी हुए, इन्हें नैब ने तो बरी नहीं किया। तो इसका मतलब इनके बारे में जो केसेस थे वो नैब के गलत साबित हुए, झूठ साबित हुए, तफ्तीश नाकस साबित हुई, और ये सब भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। लेकिन अगर नैब अपना कोई केस साबित नहीं कर पाती तो जो उसका इन्वेस्टिगेटर है उसको क्या सजा दी जाती है, मुझे तो नहीं समझ आती। मतलब वो किसी की जिंदगी तबाह कर देता है अपनी नाकस तफ्तीश की बुनियाद पर, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि जी मैं तो उसी अगले के घर जाके माफी मांग गया हूँ। ये काफी है? नहीं, आपका ख्याल है कि वो जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है ये चीज? ये जो माफी है ये जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। इसकी कॉम्पनसेशन करने के लिए नैब को एक पूरा लाए अमल बनाना चाहिए कि वो कैसे इन लोगों को कॉम्पनसेट करेगा। एक कॉम्पनसेट तो करेगा जिन्होंने ज्यादती की है उनको सजा देकर, दूसरा कॉम्पनसेट उनको कैसे किया जाएगा इसकी भी कोई पॉलिसी होनी चाहिए। सर आप उनका ये कितना नुकसान हो गया, हैंडलर हैं और कौन इनके हैंडलर्स हैं, कौन नैब को चलाते रहे हैं। अब नैब खुद जिम्मेदार है। हैरत की बात ये है कि क्या वाकई वो चाहते हैं कि अब दुरुस्तगी की जाए, जो गलतियां हुई हैं माजी में उनको सुधारा जाए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा शायद मामलात बदनामी की तरफ जा चुके हैं। मौजूदा चेयरमैन का अपना इनिशिएटिव है। अच्छा। आप बहुत ज्यादा पीछे दूर ना चली। मैं तो चली गई थी। नहीं इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। मुझे लगा कि शायद कुछ सुधार आ गया सोसाइटी में कि नेक्स्ट ना हो किसी के साथ ज्यादती। इनिशिएटिव है। उन्होंने लाहौर भी जब अफसरों से खिताब किया तो आहत चीमा का जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा मैं आहत चीमा से भी माफी मांगने के लिए। तो ये बरकरार रहेंगे अपने ओहदे पे अगर ये अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं? तो पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन हम उनको यही कह सकते हैं कि ये आपका हाफ हार्टेड एफर्ट है। इसके पीछे कोई पूरी पॉलिसी होनी चाहिए और जो जिम्मेदारान हैं उनको सजाएं देने का निज़ाम भी होना चाहिए। जिन्होंने किया है अगर उनको माफ़ी है तो फिर आपकी माफ़ी का भी कोई ख़ास असर नहीं। और मुल्ज़िमान को गटारे में लाया जाना चाहिए ताकि दुखों का ज़ाला हो सके। ब्रेक मुझे लेनी मुज़म्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद मरियम नवाज साहिबा का जिक्र करेंगे और इसके अलावा हम करेंगे अली अमीन गंडापुर का जिक्र कि उन्होंने फिर से विफाक को क्या कहकर कहा है कि जी बटन स्विच कर दिया जाएगा और किस बात पर कहा है। इसके अलावा मजीद भी काफ़ी गुस्से में नज़र आए हैं हमें अली अमीन गंडापुर, उनके हवाले से बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हवाले से, जिन्होंने पुलिस की वर्दी के बाद अब एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली है, और ये वर्दी क्या मैसेज दे रही है ये मैं मुज़म्मिल साहब से पूछूंगी। मुज़म्मिल साहब क्या कहना क्या चाह रही हैं मरियम नवाज़ साहिबा? एक बार एक और वर्दी पे वर्दी मरियम नवाज़ की वर्दियाँ वर्दी पे वर्दी, सोहर वर्दी। मेरा ख्याल है एक तो मेरा मतलब है कि जितना ऑपोजिशन ने पहली वर्दी को क्रिटिसाइज किया, अच्छा, मुझे लगता है मरियम नवाज ने उसको एंजॉय किया। उन्होंने हाँ, उन्होंने आज एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली कि उन्होंने मैं इतनी वर्दियां पहनूंगी आप कितनी तनकीद करेंगे। और दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में पुलिस के अंदर अच्छा मैसेज जा रहा है। उनका मेरी पुलिस अफसरान से बात हुई है, उनके अंदर अच्छा मैसेज जा रहा है। बहावलपुर आने के बाद
नहीं, बहावल नगर सानिया। हाँ सॉरी, बहावल नगर। आप जरा, मैं मिक्स कर रही हूँ। आप मिक्स कर रही हैं। नहीं, मेरे ख्याल में पुलिस का मोराल उससे बुलंद हुआ कि उनकी चीफ मिनिस्टर उनके साथ खड़ी है। और इससे पहले ऐसे ही होता था कि पुलिस बैशिंग की जाती थी और जो पॉलिटिशियंस थे वो यहाँ हुक्मरान थे वो पुलिस बैशिंग पे यकीन रखते थे। मेरे ख्याल है मरीम नवाज ने थोड़ा ट्रेंड चेंज किया है, कह रहे हैं कि अब जल्दी पुलिस के साथ खड़ी, फौजी वर्दी भी पहनने वाली बड़ी जल्दी कह रहे हैं। उसकी कानून में इजाजत नहीं है। देखें, ये पुलिस की वर्दी पहनने की कानून में इजाजत है, वो वर्दी पहनने की कानून में इजाजत नहीं है। वो देखें, जो चीज रूल्स में जिसकी जहाँ इजाजत है, मैं खामोशी रहना चाह रही। देखिए ना, आपकी ख्वाहिश पे काम नहीं हो सकता। नहीं, मैं खामोशी रहना चाह रही। पंजाब के पुलिस रूल्स के तहत चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को वर्दी पहनने की इजाजत है। वो चीफ मिनिस्टर है, वो पहन सकती हैं। खवातीन बहरहाल काफी खुश हैं पुलिस में भी, एलीट फोर्स में भी। हाँ, एक नया मोराल हाई होता है, मोराल हाई होता है, लेडी पुलिस ऑफिसर्स का मोराल भी हाई होता है, लेकिन मेरे ख्याल में पॉजिटिव चीज है। हर वजीर आला को करनी चाहिए, हर वजीर आला को, अगर पुलिस के रूल्स में अवेलेबल है तो करनी चाहिए। केपी पुलिस, हर पुलिस के अपने रूल्स हैं, वो करनी है, इजाजत है तो करनी चाहिए। गंडापुर तो फिलहाल तड़ियां ही लगा रहे हैं विफाक को, अली अमीन गंडापुर साहब, और उनकी जानिब से फिर अल्टीमेटम दे दिया गया है। पता है आज इस्लामाबाद में जो अदालत है उसने दोपहर को अली अमीन गंडापुर साहब को 9 सवाल दिए हैं जवाब देने के लिए। शराब और शाम को उन्होंने तकरीर शाम को की है, सवाल उन्हें दोपहर को मिले हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि दोपहर के सवालात का गुस्सा उन्होंने शाम को निकाला है। किस चीज का पेश ख़ैमा है, किस बात का पेश ख़ैमा है? ये 9 सवालात पर मबनी एक क्वेश्चनर जवाब देंगे, भी हो सकती है इसमें, ये मैं आपको बताऊं। तो जो गंडापुर साहब विफाक को भी तड़ियां लगा रहे हैं, उनको फर्क पड़ेगा? आपकी गाड़ी से गैर कानूनी असला और शराब की एक बोतल बरामद हुई और जो फोरेंसिक है उसने उस शराब साबित की। जंगल में भाग गए आप भाग गए और आपके प्रोसिक्यूशन के गवाहान ने आपके खिलाफ गवाही दी। इसका मतलब प्रोसिक्यूशन के गवाहान हो चुके हैं और मैं इसको लाइटली नहीं ले रहा। शराब की एक बोतल बरामद हुई है, ये भी सवाल में है जी। बोतल तो एक अतीका उर्दू से भी बरामद हुई थी, शर्जील मेमन साहब से भी बरामद हुई थी। शर्जील मेमन साहब से भी बरामद हुई थी। नहीं, वो बरामद नहीं हुई थी, वो हॉस्पिटल में थे। अतीका उर्दू से बरामद हुई थी जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब ने सो मोटिव ले लिया था। आपको याद है, एक बोतल पे उन्होंने 100 मोटिव ले लिया था। तो एक बोतल की बड़ी अहमियत है, आप एक बोतल को अंडरमाइन ना करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी 100 मोटिव ले लेता है एक बोतल पर। एक बोतल का सवाल है। एक बोतल का सवाल है। तो उनसे एक बोतल की बात है, फिर एक गैर कानूनी असले की बात है, बगैर लाइसेंस बंदूक का उनके ऊपर है, और गाड़ी उनकी पुलिस की तहवील में हुई, तो गैर कानूनी इस्तेमाल। तो मेरे ख्याल में अब ये जो उन पर चार्ज फ्रेम की बात है, जो उनसे सवालात हैं, ये 340 के तहत वो को बयान देना चाहते हैं। इसका केस कंक्लूजन पे है, गवाहियाँ हो चुकी हैं। अब गंडापुर यहाँ तो इन इल्ज़ामात से इनकार कर देंगे या और अपने हक में कोई गवाही पेश करेंगे और उसके बाद दलाइल होंगे, और ये केस मुझे लगता है अब तक में से गंडापुर के खिलाफ अगर कोई केस तैयार है सज़ा के लिए तो ये इस्लामाबाद दहशतगर्दी की अदालत का ये केस तैयार है और सबको उस पर नजर। पहले भी केसेस में उनकी बरियत हुई है, लेकिन इसमें तो ज़रा सीरियस मामला मुझे लग रहा है। अच्छा, अब एक और मसला सामने खड़ा हो गया जी। विफाक को फिर से 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि जी केपी के पास है, विफाक का स्विच ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स के हवाले से ये जो बातचीत हो रही है, मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं। मुज़म्मिल साहब, सुना आपने? ये अली अमीन गंडापुर बड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं और सख्त गुस्से में हैं। विफाक को तो कुछ नहीं समझ रहे और कह रहे हैं कि जी अगर नहीं मानते हमारी और हमारे हिसाब से सूबा नहीं चलेगा तो फिर हमें पता है कि हमने विफाक को कैसे चलाना है, स्विच ऑन ऑफ कब करना है। ऐसा लगता है इस्लामाबाद का स्विच जो है वो कहीं पेशावर में लगा हुआ है और गंडापुर साहब जब चाहेंगे इस्लामाबाद का स्विच ऑन। अच्छा, बिलावल साहब बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करना चाह रहे हैं केपी में, क्या आखिर होने क्या जा रहा है? गवर्नर हाउस, उनका गवर्नर है, वो अपनी पार्टी को वहाँ रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। गंडापुर साहब को मनाने की कोशिश है? नहीं, गंडापुर साहब को मनाने, गंडापुर साहब को अल्लाह ही मनाए, उन्हें कोई नहीं बना सकता। आपको खान साहब,
के पास। नहीं, देखिए आप मेरी बात सुने। गंडापुर साहब मुसलसल वफाक को चैलेंज कर रहे हैं। पहले उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग पे चैलेंज किया, वफाक मुतलका लोग उनके साथ बैठे, 22 घंटे से 18 घंटे पे आ गई। मतलब कोई लोड शेडिंग खत्म नहीं हो गई है। 18 घंटे लोड शेडिंग बहुत लोड शेडिंग होती है। मतलब दिन में सिर्फ 6 घंटे पूरे 24 घंटे में लाइट आती है। बिल नहीं देते और ना, केपी वाले बिल नहीं देते, ये क्या मसला है? और मजे की बात सुने, गंडापुर साहब इसको अपना क्रेडिट बता रहे हैं कि मेरे सूबे में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, मैंने किला पता कर लिया। मतलब खत्म तो नहीं करा ली ना उन्होंने लोड शेडिंग। 14 घंटे पे आ गए, 18 घंटे पे। 18 वाली 14 और 14 वाली 8 घंटे, 22 वाली 18 और 18 वाली 14। अच्छा, अब वो कहते हैं कि मेरे लोगों को कोई किसी ने चोर कहा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये लोड शेडिंग बिजली चोरी की वजह से नहीं हो रही, तो पाकिस्तान के पास तो बिजली वाफर मौजूद है। और वफाक ये कहता है कि बिल निकलवाएं। आप मेरी बात सुनिए, बिल देने की तरफ वो आते नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी कोई मेरे सूबे में अगर वफाक ने कोई टैक्स लगाया तो मेरे से पूछे बगैर नहीं लगा सकता। ये कैसे मुमकिन होगा? कल को पंजाब कह देगा वफाक कोई टैक्स मेरे से पूछे बगैर नहीं लगा सकता। वो आज़ाद कश्मीर से कंपैरिजन कर रहे हैं ना? नहीं, देखिए आज़ाद कश्मीर का तो अपना वज़ीर आज़म होता है, वो आज़ाद रियासत है। आप मेरी बात समझे, हमने उसे उनका वज़ीर आज़म और सदर अलग होता है। आप मेरी बात समझे, उनकी कानून साज असेंबली सब कुछ अलग होता है। केपी का वज़ीर आज़म और सदर होता है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से चलाएंगे। नहीं, मतलब आप समझे ना, केपी पाकिस्तान का इंटेग्रल पार्ट है, आज़ाद कश्मीर का हमारे साथ इल्हाक है। अब मेरी बात समझ, तो दोनों चीज़ों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब वो खुद केपी को आज़ाद कश्मीर नहीं बना सकते, तो इसलिए वो गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आती कि वो वफाक को चैलेंज करके, यहाँ तो उनको ये पता है कि उनके पास टाइम कम है। मुझे ये लगता है कि गंडापुर साहब को पता है कि उनकी ये गाड़ी ज्यादा देर चलनी नहीं है। वो लेकिन कहते हैं साथ ही साथ हम अपने हल्के खोलने के लिए भी तैयार हैं, आप अपने हल्के खोलते नहीं है उनके पास है। देखें, ये चली थी बात कि जी हम केपी में जुडिशल कमीशन बना देते हैं, फिर बनाया नहीं। यहाँ तो केपी में जुडिशल कमीशन बना दी ना, केपी के इंतखाबात का जायजा लेने के लिए, वो बनाया तो नहीं ना उन्होंने। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि गंडापुर साहब वफाक के साथ जिस पिच पे जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। कि मैं वफाक को 15 दिन की मोहलत देता हूँ, मैं अपने इलाके में सूबे में टैक्स नहीं लगाने दूंगा। अच्छा, वफाक को स्विच ऑन और ऑफ का क्या मतलब है? उनका एहतजाज करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे? केपी में बिजली जो है ना, मतलब आप तरबेला डैम वगैरह की बात कर रहे हैं कि जो केपी में हाइडल बिजली बनती है वो पूरे पाकिस्तान को जाती है। उनका मतलब है, जैसे वो कह रहे थे ना मैं इस्लामाबाद पे कब्जा कर लूंगा, फिर कह रहे थे मैं डियाला जेल पे कब्जा कर लूंगा। अब वो ये दरअसल कह रहे हैं कि मैं डैम पे कब्जा करके बिजली बंद कर दूंगा। असल में वो ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर आपने हमारे पैसे न दिए तो मैं पुलिस लेके, अपनी फोर्स लेके डैम पे पहुंचूंगा और डैम पे पहुंचूंगा और डैम पे पहुंच के मैं बिजली बनाने का बटन बंद कर दूंगा, जिससे पूरा पाकिस्तान अंधेरों में चला जाएगा। तुम वफाक को तो संजीदा लेना पड़ेगा उनकी स्टेटमेंट को। तो आपका ख्याल है वो घर से निकलेंगे, डैम की तरफ जा रहे होंगे और वफाक उन्हें जाने देगा? वहाँ फौज नहीं मौजूद है, वहाँ रेंजर्स नहीं मौजूद है, वहीं पिशावर ही रोक लिया जाएगा। आप बेफिक्र रहें। वो पाकिस्तान का वफाक इतना कमज़ोर नहीं है कि एक सूबे का वज़ीर आला जब दिल चाहेगा वो अपनी मर्जी के ऐलानात करना शुरू हो जाएगा। मेरा मतलब है ये गुफ्तगू की हद तक तो गवर्नर के साथ भी तो अच्छे खासे टसल चल रही थी ना उनकी, और अभी उन्होंने काफी कुछ बिलावल के पेशावर जाने की भी टसल है। वो गवर्नर ने कहा है वो पेशावर आएंगे, ये कहते हैं हम उन्हें वेलकम नहीं करेंगे, वो कहते हैं हम वेलकम करेंगे। तो फिर तो बात दूर तक जा रही है। नहीं, मेरा ख्याल है इस महाजराई का बिलाखिर नुकसान पीटीआई को होगा। आप मेरी बात समझिए। गंडापुर साहब अपने माइनस कर रहे हैं पॉइंट्स या इससे प्लस कर रहे हैं? अवामी मकबूलियत में तो ठीक है, नंबर 1 उनको दिया जा सकता है क्रेडिट, लेकिन आपको नहीं लगता कि वफाक से बना के रखना भी उनकी ये गुफ्तगू केपी का आम आदमी पसंद कर रहा होगा? उनको तो बिजली से मकसद है ना कि सस्ते यूनिट्स उनको मिले, बिजली मिले, वक्त पर मिले, तो क्या बिजली बिल देना दें, ये अवाम का मसला नहीं है। अवाम का मसला ये है कि बिजली टाइम पे और सस्ती कीमत में। देखिए आज उन्होंने कहा जी कि बिजली का 1 यूनिट चोरी नहीं हो सकता अगर वापडा वाले मुलव्वस ना हो। मैं गंडापुर की बात मानता हूँ, वो ठीक कह रहे हैं, ये उनकी बात गलत नहीं है। अच्छा, कि वफाक को अपनी मंजी थले डांग फेरनी चाहिए। वाकई 1 यूनिट बिजली चोरी नहीं हो सकता अगर वापडा के एहलकार मुलव्वस ना हो। तो ये बात तो गंडापुर की ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है कि अगर बिजली चोरों को सूबाई हुकूमत प्रोटेक्शन देने लग जाएगी तो फिर वापडा के एहलकार क्या करेंगे? आप मेरी बात समझे। आज उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अगर वफाक ने मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम किया तो मैं वफाक के लोगों पर पर्चे दर्ज करा दूंगा।
अब क्या होगा, वफाकी इदारों के लोगों पर सूबाई पुलिस पर्चे दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। ये अच्छा मुज़म्मिल साहब, बिजली के बिल अदा ना करना ये तो हर सूबे का बड़ा मसला बन चुका है। क्रैकडाउन हुआ है, हमने पंजाब में भी देखा है, लेकिन उसका क्या कोई खातिर खा रिजल्ट तो नहीं निकले। बिजली चोरी हो रही है, दबा के हो रही है, टका के हो रही है, हर गांव में हो रही है, हर सूबे में हो रही है। ऐसे तो मसले तो नहीं हल हो सकते ना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही बिजली चोरी है। सबसे बड़ा महंगे बिल क्यों दे? आप चोरी करती हैं? नहीं, आप बिजली चोरी करती हैं? मैं बिजली चोरी कैसे कर सकती हूँ? मैं जौहर टाउन में रहती हूँ और वहाँ तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मतलब वहाँ पे बिल दे रही हैं। एग्जैक्टली, और अच्छा खासा बिल मैं भी दे रहा हूँ ना। तो हमें तो हमारी तो चीखें निकलनी चाहिए ना, इसलिए कि हम देते हैं, इसलिए कि जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनके हिस्से का बिल भी हम ही दे रहे हैं। एग्जैक्टली, और पकड़ नहीं पा रहे हम लोगों को। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को, वफाक को बिजली चोरी के खिलाफ एक पूरे पाकिस्तान में यकसा क्रैकडाउन करना चाहिए। जो मीटर रीडर ही आपके मामलात नहीं हल होने देते, यहाँ रिश्वत अच्छा वैसे आपको पता है का बाजार ऐसा गर्म है कि मामलात नहीं हल होते। 98 में हम फौज को ले आए थे मीटर रीडिंग करने के लिए। 98 में 97-98 में रियली देखे ना, आप तो बाद में पैदा हुई हैं ना मैं तो पुराना आदमी हूँ, ठीक है ना। तो 97-98 में हम वापडा में फौज को ले आए। तो क्या निकला? बिजली चोरी रोकने के लिए रोकी कि मजीद बढ़ गई? फौज रही, जब गई फिर शुरू हो गई, बल्कि उनके दौर में भी रही। सवाल का जवाब मिल गया मेरे ख्याल से नाजरीन को। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि फौज को लाने का भी कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ कि मुल्क में बिजली चोरी मुकम्मल खत्म हो गई हो। हमने एक मतलब आज भी वापडा के चेयरमैन तो लेफ्टिनेंट जनरल है, लेकिन डिस्कोज में तो प्राइवेट इंजीनियर्स लगे होते हैं। मसले नहीं हाँ, लेकिन सूरत हाल ये है कि हमने डिस्कोज में भी ब्रिगेडियर्स लगा के देख लिए हुए, फिर भी मसाइल हल नहीं हुए थे। यहाँ सोलर पर भी जो है पाबंदियां लगाई जा रही हैं, सोलर की कीमतें नीचे। अभी तो क्या सराही है, अभी तो क्या आप क्या सराहियों को खबर ना बनाएं। लेकिन सर हालात तो मुश्किल है ना पाकिस्तान में, अवाम के और IMF की शराइत पर मजीद अमल दरामद का मतलब बिजली महंगी। हमें प्रोग्राम करना चाहिए, कल करेंगे IMF पे बात, काफी सख्त IMF की शराइत आ रही है। पेट्रोल आप सस्ता कर दें लेकिन बिजली गैस मजीद महंगी कर दें तो क्या रिलीफ मिला आवाम को, आम आदमी को? चलो जो मिल रहा है उस पर शुक्र करें, बाकी को कट करने की बात करें। नहीं, शुक्र नहीं हो सकता क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है। वापस पेट्रोल भी महंगा करा देंगे अगर इस तरह की बातें करेंगे तो मैं तो ये कहती हूँ रोज के पेट्रोल सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, होना चाहिए मजीद, बिल्कुल होना चाहिए। और ज़रूरियात ज़िंदगी सारी सस्ती होनी चाहिए, मैं इस बात से आपके हक में हूँ। लेकिन आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नॉन फाइलर्स है, वो जो ताजे दो स्कीम की नाकामी है। तो इसलिए जो नॉन फाइलर्स को गंडापुर प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं, ये अमीर और गरीब की बात नहीं है। जो इस आदमी का भी कुछ ज़रिया आमदन है उसको ज़रिया आमदन, मतलब वो कह रहे हैं जिसका मोबाइल बिल 10,000 रुपये तक है उसको रिटर्न ज़रूर देनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये ठीक बात है। जिसकी दुकान है उसको रिटर्न जरूर देनी चाहिए, कोई भी कारोबार वो कर रहा है। तो अगर गंडापुर साहब कहेंगे कि जी उनकी रिटर्न से उनको नॉन फाइलर ही रहने दें तो वो बात गलत है। मेरे ख्याल में वो वफाक के इन मामलात में मुदाखलत। आखिरी सवाल मुज़म्मिल साहब, तारिक बशीर चीमा उनके असम्बली रुकनियत मुअत्तल होने के बाद दोबारा से बहाल हो गई, माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई। जरताज गुल के हवाले से उन्होंने बड़े गलत अल्फाज का चुनाव किया, कहा यह जा रहा है कि जी गाली दी है। अब इसकी डिटेल्स में तो ज़ाहिर है क्या ही जाएँ, ख़वातीन का एहतराम सब पर लाजिम है, मलजूम है। लेकिन दूसरी तरफ जरताज गुल साहिबा भी ये कह रही हैं कि जिस तरह हमें सड़कों पर घसीटा गया, चादर चार दीवारी का पामाल किया गया, उससे ज़ाहिर है कि हमें असम्बली के अंदर भी उस तरह से कहाँ रिस्पेक्ट मिल सकती है। नहीं, मेरे ख्याल में असम्बली में रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बाहर भी मिलनी चाहिए। लेकिन तारिक बशीर चीमा साहब को ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे, गाली नहीं कर ली उन्होंने, माफी तलाफी। और नहीं, माफी तलाफी नहीं, माफी तलाफी होनी नहीं, लेकिन हमारी सिस्टम का हिस्सा है, असेंबली का हिस्सा है। मैं माफी तलाफी के हक में, आपको वो वर्ड्स याद है? मैं सजा के हक में। ख्वाजा आसिफ साहब के भी ट्रैक्टर ट्रॉली। खैर, अब इस तरह तो इमरान खान मरियम नवाज के बारे में जो कहते रहे हैं, फिर मैं वो कहूंगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। क्या सफदर साहब के हवाले से नहीं कहना चाहिए हाँ, किसी, मैं आपके ऑब्वियसली नहीं, कैसे बात नो डाउट, आपको अच्छा लगेगा तो कोई बिल्कुल नहीं है। ट्रू, तो फिर दोनों तरफ करेंगे, इस पर भी मजीद हम बात करेंगे। और लेकिन अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब, मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।